आज 7 जनवरी का करंट अफेयर्स लेकर हम हाजिर हुए हैं और पीसीएस वाले करंट अफेयर्स में कुछ 2-3 टॉपिक्स ही रहेंगे, बट उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा जीएस को कवर करेगा, इकोनॉमिक्स को कवर करेगा, काफ़ी तो रहेगा करंट अफेयर्स, बट उस करंट अफेयर से जुड़ा हुआ जो जीएस रहेगा उसको भी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 7 जनवरी का करंट अफेयर्स है। पहला जो हमें खबर है, अच्छा स्टार्ट करने से पहले कुछ लोग जो है वो हिंदी की पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं, तो चूंकि अभी इंग्लिश में बन रही है, हिंदी में हर हफ्ते जो है वो हिंदी में वो ट्रांसलेट होकर आपको मिल जाएगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। जो लोगों ने ज्वाइन किया पीसीएस गुरुजी का कोर्स उनको तो उनके ग्रुप में मिल जाएगी, और जो नए लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम, पीसीएस गुरुजी का टेलीग्राम जो ऐप में ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर ले। मैं आपको हर शनिवार संडे को हिंदी ट्रांसलेशन वाला पीडीएफ दे दूंगा, फिलहाल ये इंग्लिश वाला रहेगा। ठीक है, चलिए खबर क्या है, खबर देखते हैं। खबर यह है कि एक कंट्री है एंटीगुआ एंड बरबुडा, एक ही नाम है इसका। ठीक है, एंटीगा एंड बरबुडा, वो 102वां मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये एक मेंबर बना हुआ है। इसमें ठीक है, ठीक है, तो और ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, पहले हम समझेंगे ये क्या चीज है, एंटीगा बरबुडा कहां पर है। तो एंटीगा बरबुडा जो है आपका, ये आप मैप देख रहे हैं, ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसमें ये जो पोर्शन वाला इलाका जहां पे बॉक्स बना हुआ है इसको हम बोलते हैं आपका कैरेबियन। क्या बोलते हैं? कैरेबियन। इसमें आप लोगों ने, कई लोगों ने वेस्ट इंडीज का नाम सुना होगा, तो वेस्ट इंडीज का जमैका हो गया, सेंट किट्स नाम हो गया ना, ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं ये कैरेबियन आइलैंड्स हैं। यहीं पर आपका जो एंटीगुआ एंड बारबुडा जो है वो एक कंट्री है, ये देखिए है ना, जैसे आप देखिए बहामास हो गया, ये वो सब क्यूबा हो गया। ठीक है, यहीं पर एक कंट्री है, ये देखिए। ठीक है, कभी पूछ लिया कि कहां पर है तो कैरेबियन में होना चाहिए। ठीक है, तो उसका ये 102वां मेंबर बना है, किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बना है ये। अच्छा, अब ये तो फैक्चुअल सवाल हो गया, एक फैक्ट पूछ लिया कि भाई लेटेस्ट जो हुआ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका नया मेंबर कौन बना हुआ है, तो आपने बोल दिया एंटीगुआ एंड बारबुडा जो है वो नया मेंबर बना हुआ, 102वां मेंबर है। या तो आपको इससे पूछ सकता है कौन सा बना है, 102वां नंबर बना है, कुछ मुझे 101 है, 102 है, 103 है, तो या आपको वो नाम पूछ लेगा आपसे वो। लेकिन थोड़ा सा अगर हम और गहराई में जाएंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये क्या चीज होती है। ठीक है, ये अगर मेंस में भी आपको हल करेगा, क्योंकि सोलर एनर्जी के ऊपर काफी काम हो रहा है, क्योंकि दुनिया इस समय एनवायरमेंट हैजार्ड से गुजर रही है। ठीक है, तो जो भी चीजें ऐसी हैं जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें उसके ऊपर बहुत से सवाल बनते हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। ठीक है, तो चूंकि सोलर अलायंस है यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की बात है, तो पहले तो हम समझते हैं कि क्या है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। रिन्यूएबल वो सोर्स होते हैं जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल क्या हो गए, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, ठीक है, कोल। तो अब ये नॉन रिन्यूएबल चीजें ऐसी हैं खत्म हो रही हैं, 200 साल से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कोयले वोले को, तो खत्म हो रहा है। ठीक है, अब पूरा गेम आ गया है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, विंड एनर्जी के ऊपर आ गया है, सोलर एनर्जी के ऊपर आ गया है। ठीक है, इसीलिए इसके ऊपर काफी फोकस किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन हुआ, तो ये एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले तो ऑनलाइन कोर्स आपको जो दिया जा रहा है यूपी पीसीएस 2022 के लिए है, प्री प्लस मेंस कोर्स है, और अगर इंटरेस्टेड है तो इसमें आप 8317040152 पे कॉल कर सकते हैं। वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट वगैरह आपको इसमें मिलेंगे। फीस बहुत कम है, 3999 रुपए है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। 2015 की बात है, 2015 की बात है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और उस समय फ्रांस के जो थे वो होलांदे थे, इनका नाम क्या नाम है इनका? फ्रांसिस्को होलांदे। अब चेंज हो गया नाम, अब वो फ्रांस के राष्ट्रपति कोई और है। ठीक है, उस समय 2015 में ये थे। इन दोनों ने मिलकर पेरिस में आके एक घोषणा पत्र साइन किया, जिसको हम पेरिस घोषणा पत्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस घोषणा पत्र, पेरिस डिक्लेरेशन। इन्होंने क्या किया, एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया और ये उसमें कमिटमेंट किया कि भाई हम लोग सोलर एनर्जी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आईएसए कहां, आईएसए क्या, आईएसए का मतलब है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। किसने स्टार्ट किया था? मोदी जी ने और होलांदे जी ने, जो फ्रांस के थे उस समय के प्रधानमंत्री। ठीक है, कहां पे हुआ था? पेरिस में हुआ था। इसको हम पेरिस डिक्लेरेशन के बारे में कहते हैं। कभी पूछा जाए कि पेरिस डिक्लेरेशन क्या है, तो पेरिस डिक्लेरेशन सोलर एनर्जी के ऊपर जो था उस पे था। याद रखना, डिक्लेरेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। होता है क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ समिट, ठीक है, ये जो इस तरह का है उसी तरह पेरिस डिक्लेरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो पेरिस डिक्लेरेशन में हुआ, जो कि 2015 की बात है ये। ठीक है, अच्छा, इसमें ये होगा कि सोलर एनर्जी को हम लोग बढ़ावा देंगे। और उस समय एक मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन की, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, COP 21 था, पेरिस में हुआ था। ठीक है, डिस्कस किया गया। इसका हेडक्वार्टर जो बनाया गया था वो हरियाणा के गुड़गांव में बनाया गया था, गुरुग्राम में। सवाल ये पूछ सकते हैं आपसे कि भाई इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां है, तो गुरुग्राम में, हरियाणा में। ये फैक्चुअल सवाल है, पुराना सवाल है, पॉसिबिलिटी छोटे एग्जाम में आने की जरूरी है। ठीक है, अजय माथुर साहब इसके डायरेक्टर जनरल हैं। लेकिन ये हो गया छोटा एग्जाम के बारे में। अब थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, इसके ऊपर एडवांस चलते हैं। तो एक बात समझते हैं जो थोड़ा सा पीसीएस में आता है कि सोलर एनर्जी की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन सोलर एनर्जी हमारे देश में कितनी है, हमने कितनी बनाई है और हमने कितना टारगेट किया है, ये समझना। क्योंकि दोनों ही सवाल पूछे जाते हैं आपसे। आपसे ये भी पूछता है कि हमने टारगेट कितना किया है और हमने कितनी बना दी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना। ठीक है, अच्छा, अब हाल फिलहाल में जो सोलर एनर्जी हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, हमारी इंस्टॉल्ड मतलब कि जो है वो नवंबर 30 तक कितनी है? 48.55 गीगावाट, 48.55 गीगावाट। अब देखिए सवाल क्या बनता है, एक और पीछे में आता है, हमारे देश में जो बिजली बनती है वो किस माध्यम से सबसे ज्यादा बनती है? कौन सी बिजली बनती है? थर्मल एनर्जी, थर्मल मतलब कोयले का इस्तेमाल करते हैं। कोयला होता है, उस कोयला जलता है, वो पानी को गर्म करता है, स्टीम बनाता है और उससे बिजली होती है। तो थर्मल पावर हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा जो बिजली बनती है वो थर्मल पावर से बनती है। ठीक है, लेकिन इसके मसले मसाइल भी हैं, प्रॉब्लम्स भी। क्या प्रॉब्लम है? एक तो कोयले को आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी है, उससे गैस निकलती हैं, जो पॉल्यूशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कल मैंने बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या समस्या हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, 2021 में एक सवाल आया फ्लाई ऐश का, आया फ्लाई ऐश जो इस भट्टी से, इस चिमनी से जो धुआं निकलता है, ठीक है, उसके साथ कुछ पार्टिकल्स भी निकलते हैं, ऐश है ना, उसे बोलते हैं फ्लाई ऐश। अब इनकी समस्या होती है, आप सांस लेते हो, आपकी छाती में जाता है, दिक्कत हो जाती है, दमा, अस्थमा, ये सब बीमारी होती है। यही चीजें जब फॉग से मिलती हैं तो स्मॉग बनाती हैं, ये सब हम कल पढ़ चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये थर्मल है। तो इंडिया की सारी एनर्जी बनती है थर्मल एनर्जी से, लेकिन इसके मसले हैं तो सोल्यूशन ढूंढा गया। सोल्यूशन कहां मिल रहा है? सोलर एनर्जी में। सोलर एनर्जी में हाल फिलहाल में इंडिया की कैपेसिटी 48.5 गीगावाट है। प्रॉब्लम देखिए, अभी हमारे देश में जितनी जरूरत है वो सोलर एनर्जी से पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हमारा डायरेक्शन सही है। हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, कि एक वक्त में हमें कम से कम थर्मल पावर एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़े। हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी से हम अपना निकालें, क्योंकि एनर्जी की खपत बढ़ती जाएगी। एनर्जी की खपत हमें क्या शो करती है? क्योंकि आप डेवलप भी हो रहे हो। अगर एनर्जी पावर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका देश में डेवलपमेंट हो रहा है, फैक्ट्रीज लग रही हैं। ठीक है, तो यह भी शो करता है कि आप अगर एनर्जी का कंजप्शन ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका डेवलपमेंट भी हो रहा है। इस बल्ब लगा देने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जब बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वहां पर एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, और जिस तरह से हिंदुस्तान 8-9% की ग्रोथ रेट से जा रहा है, हिंदुस्तान
अगर 8-9% की ग्रोथ रेट हो रही है, यानी कि एनर्जी भी 8-9% के हिसाब से मिलनी चाहिए। ठीक है, एनर्जी भी तो एक्स्ट्रा एनर्जी भी 8-9% के हिसाब से बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए हम या तो थर्मल पावर प्लांट बहुत सारे लगाएं, जो कि समस्या है, कोयले की समस्या है, पॉल्यूशन की समस्या है, या फिर हम ऐसे रास्ते अपनाएं जो हमें सस्ती एनर्जी दे, जिसको कहते हैं सोलर एनर्जी। और हाल फिलहाल में इंडिया की जो एनर्जी है वो 48.55 है। क्लियर हो गया? आपसे सवाल क्या पूछ सकता है आपसे, इंडिया की इंस्टॉल कैपेसिटी क्या है, तो लगभग 48.56 है। हो सकता है जब सवाल पूछा जाए तो थोड़ा सा बढ़ गया हो, तो 48 to 50 आप रख लीजिएगा। याद रखना जहन में 48 to 50 के आसपास है। ठीक है, एक सवाल आपका यहां से बन रहा है। अच्छा, अब हुआ क्या था, जब आज से 5-6 साल पहले जब सोलर एनर्जी, जब मोदी जी आए तो इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काफी बोला था कि हम काफी काम करेंगे। 2014 में जैसे प्रधानमंत्री बनते हैं उन्होंने बोला काफी काम करेंगे, और उन्होंने एक टारगेट सेट किया, और पीसीएस में सवाल पूछा भी गया हुआ है। एक टारगेट सेट किया है कि भाई हम अगले 5 साल में, यानी 2020 तक, ये बात 2014 की हो रही है, हम 2020 तक लगभग 20 गीगावाट सोलर एनर्जी बनाएंगे। सॉरी 22 तक, देखो 22 तक, हम 2022 तक 20 गीगावाट सोलर एनर्जी बनाएंगे। ये टारगेट का 2014 में रखा गया था, लेकिन हमने ये टारगेट को 4 साल पहले ही पूरा कर लिया। हम कितना बना रहे हैं, 48.55। तो हमने यहां पर बहुत अच्छा काम किया है। हमने जो 2022 के लिए रखा था 20, उसका डबल तो ऐसे ही हो चुका है। अभी हम 22 अभी आया ही आया है, और हम डबल से ज्यादा हम सोलर एनर्जी बना रहे हैं। तो यहां पर हमने काम अच्छा किया हुआ है। अब हमने क्या टारगेट रखा हुआ है कि हम लोग लगभग 100 गीगावाट एनर्जी 2022 तक बनाएंगे, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने रिन्यू कर लिया अपने टारगेट को कि भैया हम कितना बनाएंगे 100। आपसे सवाल पूछेगा कि भैया सोलर, सरकार की तरफ से सोलर पावर पे कितना हमने टारगेट सेट किया है, तो 100 गीगावाट्स इन 2022 तक। या तो आपको यहां फंसाएगा या तो आपको यहां फंसाएगा, या तो 100 गीगावाट इन 2022 ये हो रहा है। ठीक है, तो या बोल देगा 50 गीगावाट इन 2022, या 100 गीगावाट इन 2025। या तो आपको ईयर में फंसाएगा या तो आपको गीगावाट से फंसाएगा। ऐसा दे दे कि 20 गीगावाट को दिखाया, 100 गीगावाट को भी दिखाया 2022 तक। नहीं, तो हमें 100 गीगावाट्स इन 2022 तक है। ठीक है, ये है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा रहेगा ये। क्या है, एक मिनट, आरबीआई ने एयरटेल पेमेंट बैंक्स को, समझते रहना ठीक है, क्योंकि 2-3 सवाल कॉन्सेप्ट आएंगे, इकोनॉमिक्स से कॉन्सेप्ट आएगा यहां पे। आरबीआई ने एयरटेल पेमेंट बैंक को मतलब शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस दे दिया। क्या बोला है कि आरबीआई ग्रांटेड शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक स्टेटस टू एयरटेल पेमेंट बैंक। अब एयरटेल हमें पता है कि वो तो भाई मोबाइल ऑपरेटर है। ठीक है, तो उनका एक बैंक आया एयरटेल पेमेंट बैंक के नाम से, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक होते हैं, अब कहानी बताऊंगा उसके बारे में। तो उनको स्टेटस बढ़ाकर शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक का कर दिया है। अब ये क्या चीज है समझते हैं इस बात को। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के फंडे लगे इसके अंदर। पहला तो समझो कि पहला क्वेश्चन तो आपको इसी में बन जाएगा कि भैया हाल फिलहाल में आरबीआई ने किसको शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक का स्टेटस दिया है। तो पहला सवाल तो इसी से बन जाएगा आपका। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या कहानी है। अच्छा, हुआ क्या, हुआ ये कि 2013 में आरबीआई ने एक कमेटी बनाई, और उस समय 2013-14 के टाइम पर बड़ी फेमस रही थी वो नचिकेता मोर कमेटी। कौन है? नचिकेता मोर कमेटी। ये बड़ी फेमस रही थी 2014-15 में, यूपीएससी वगैरह में सवाल पूछा जाता था। ठीक है, तो नचिकेता मोर कमेटी ने, ये उस समय के वहां के डायरेक्टर थे नचिकेता मोर, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया अपनी रिपोर्ट में कि भाई हमें अगर गांव तक पहुंचना है, अगर हम चाहते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो, यानी कि गांव में लोग बैंकिंग फैसिलिटीज को कर पाएं, तो हमारे लिए जरूरी होगा कि हम नए प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व करें। हम
जो फाइनेंशियल सेक्टर में नए प्लेयर्स को भी या नए तरह के बैंक्स को भी ओपन करें, जिसमें से कॉन्सेप्ट दिया गया आपका पेमेंट बैंक्स का, पेमेंट बैंक्स का बनाया। ये पेमेंट बैंक्स थोड़े से अलग होंगे नॉर्मल बैंकों से। अब नॉर्मल बैंक्स को खोलने में मशीनरी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने कहा था कि अगर हम जो हाल फिलहाल में बैंक्स हमारे पास हैं, अगर इन्हीं बैंकों को हम अगर पहुंचाएंगे गांव-गांव तक, तो संभव है कि उनको कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और वो ना पहुंच पाए। तो हमें दूसरे रास्ते अपनाने पड़ेंगे, हमें नए पेमेंट बैंक्स खोलने पड़ेंगे ऐसे दूर दराज इलाकों में जहां पर लोग ट्रांजैक्शंस कर सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बना? नचिकेता मोर। कई बार इकोनॉमिक्स में सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कमेटीज के बारे में सवाल लगातार पूछे जाते हैं। तो नचिकेता मोर कमेटी के बारे में पूछा जाए तो बोला पेमेंट बैंक के ऊपर है ये। हालात ये कि 25, 30, 50 साल पुरानी कमेटीज का भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स में, तो ये नचिकेता मोर कमेटी हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इन्होंने क्या बोला कि भाई पेमेंट बैंक खोलेंगे। अब पेमेंट बैंक्स का क्या है, कुछ समझते हैं कि ये जो बैंक्स हैं ये लगभग 2 लाख रुपए पर कस्टमर अपने यहां डिपॉजिट करा सकते हैं। मतलब ये पैसा डिपॉजिट, जैसे बैंक नॉर्मल बैंक होता है, तो नॉर्मल बैंक की तरह पैसा अपने यहां डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिमिट रखी गई है कितनी? लगभग 2 लाख रुपए पर कस्टमर। नॉर्मल बैंक में क्या है? कोई लिमिट नहीं है, वो लोग आप भी अपने उन बैंकों को जमा कर सकते हो पैसा। लेकिन पेमेंट बैंक में थोड़ी सी लिमिट है, क्योंकि इन पे कंट्रोल ज्यादा नहीं है रहेगा, थोड़ा सा ये अलग रहेंगे, तो थोड़ा घपला ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, तो एक लिमिट रखा गया कि भैया आप जो है पर कस्टमर 2 लाख रुपया रखोगे, इससे ज्यादा नहीं जाओगा। अगर इससे ज्यादा की जरूरत हो रही है तो वो बड़े बैंक में जाए। आपका काम है छोटे बैंकों को टारगेट करना, छोटे लोगों को टारगेट करना। समझ में आया? अच्छा, अब क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट समझना है कि ये लोन नहीं दे सकते और क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। ये पैसा ले तो सकते हैं बट लोन और क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन नॉर्मल बैंक क्या करते हैं? वो लोन भी दे सकते हैं और क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं। तो इनको यहां पर थोड़ा सा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर कंट्रोल करना किया गया कि भाई कि भविष्य में हो सकता है दे दिया जाए, इन फ्यूचर में, अभी नहीं दे रहे, क्योंकि उनको लगता है कि लोन बांटने पे आ जाएंगे तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी की तरह काम करना शुरू कर देंगे, और जहां पर फिर वो थोड़ा सा पैसा देंगे, ज्यादा इंटरेस्ट लगाएंगे, और जो बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से कि आम गरीब बहुत ही दूर दराज के लोग भी बैंक की फैसिलिटी अपना कर, वो ना रहेगा। वो माइक्रो फाइनेंस वाला फिर लोन देने पे फोकस करते रहेंगे। अभी क्या है? ट्रांजैक्शंस के ऊपर है कि कोई पैसा अपना भेज सके, क्या कर सके। ठीक है, तो क्या नहीं दे पाएंगे? लोन नहीं दे पाएंगे और क्रेडिट कार्ड नहीं दे पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझना इस बात को। ठीक है ना, एग्जाम में पूछी जाएगी आपकी सकती है। तो पेमेंट बैंक्स ने 2 लाख रुपए पर कस्टमर और फिक्स किया, और लोन्स और क्रेडिट कार्ड को मना कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी सही रहेगा। अब इसको एग्जाम में आपको मैं इस तरह 4-5 स्टेटमेंट में सवाल डाल सकता है, तो 4-5 स्टेटमेंट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, आपको एटीएम कार्ड दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसा निकाल सकते हो एटीएम कार्ड से। ठीक है, ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी भी मिल रही है इसके अंदर। तो सिर्फ 1-2 फर्क है कि लोन और क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, और साथ में आपका जो पैसे का ट्रांजैक्शन की लिमिट कर दी गई है। ठीक है, अच्छा, भारतीय एयरटेल जो है वो पेमेंट बैंक है। पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? एयरटेल है, याद रखिएगा। पहला पेमेंट बैंक कौन है? जिसको एयरटेल है। कुछ और को भी मिला गया है, कौन कौन से हैं? पेटीएम पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक। ये 3 भी हमारे देश में पेमेंट बैंक पर काम कर रहे हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? एयरटेल है, और बाकी कौन से हैं? पेटीएम, इंडिया पोस्ट पेमेंट और फिनो पेमेंट बैंक। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और टेक्निकल जा रहे हैं हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के बैंकिंग वाले चैप्टर के ऊपर। ठीक है, समझने वाले, क्योंकि बैंकिंग चल रहा है। अब पेमेंट बैंक समझना इस बात को। ठीक है, पेमेंट बैंक्स एंड द कमर्शियल बैंक्स बोथ वर्क एज अ बैंकिंग रेगुलेशन बैंक। जो पेमेंट बैंक है और या दूसरे जो बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत होते हैं। ठीक है, इस बात को समझना। कभी कभी पूछते हैं आपसे
कि जो बैंक है वो कहां पर रजिस्टर्ड होते हैं, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के उसमें रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मैं बताते हैं, लिमिट वाला था इसमें सब था। ठीक है, यहां पे 2 लाख होगा, 1 लाख नहीं 2 लाख होगा। ठीक है, अच्छा जो पेमेंट बैंक्स हैं वो एक तरह के आपके रजिस्टर्ड होते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के तहत, मतलब कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड होती है। ठीक है, और मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के तहत वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है और उनको जो लाइसेंस मिलता है वो सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो बैंक है, पेमेंट बैंक है, कौन से एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, तो वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। 1949 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि अलग टाइम पे अलग अलग बनते रहते हैं। तो इसके तहत ही वो रजिस्टर्ड होते हैं। पहले वो कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं और उनको बाद में फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत उनको रखा जाता है। ठीक है, चलिए ये हमने बता दिया आपको कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि गाँव तक पहुंचना है, इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है, सब चीज़ें हैं इसके अंदर। आगे अब थोड़ा सा इंडिया का समझते हैं, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है इसके अंदर चीजें, तो थोड़े से देखिए आरबीआई में, हमारा आरबीआई है, सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है, आरबीआई की। अब आरबीआई में 2 तरह के बैंक होते हैं, पहला होता है शेड्यूल्ड बैंक, दूसरा होता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अब शेड्यूल्ड बैंक क्या है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक इसको समझते हैं। अब शेड्यूल्ड बैंक के अंदर भी 2 तरह की चीज होती है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, शेड्यूल्ड में भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, जैसे कि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक, एसबीआई टाइप का, प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की तरह। ठीक है, फॉरेन बैंक जो विदेश से आते हैं, डुशस बैंक या रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ये सब होते हैं। रीजनल रूरल बैंक, छोटे पूर्वांचल बैंक, इस तरह का बैंक, तो ये सब कौन से होते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ठीक है, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक कौन से होते हैं, कोऑपरेटिव सहकारिता वाला कौन सा है, शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि राज्य सहकारिता बैंक, इस तरह के जो बैंक होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ये आपके। ठीक है, अच्छा ये आपको एक मोटा मोटा पिक्चर मिल गई, आपको समझ आ गया, पिक्चर मिल गई आपको। अब समझते हैं कि मीनिंग ऑफ शेड्यूल्ड बैंक, ये आपका कोर इकोनॉमिक्स है। ठीक है, कि भाई शेड्यूल्ड बैंक का मतलब क्या है, कोई अगर बैंक को बोला जाए कि ये शेड्यूल्ड बैंक है तो उसका मतलब क्या होता है, उसको समझते हैं। भाई शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है, शेड्यूल्ड बैंक्स आर दोज बैंक दैट आर लिस्टेड अंडर शेड्यूल 2 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। शेड्यूल का मतलब होता है लिस्ट होना, हमने पॉलिटी में पढ़ा हुआ है। शेड्यूल 1, 2, 3, 4 वो क्या है, लिस्ट है, एक तरह की लिस्ट है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक का जो एक्ट है 1934 वाला, उसमें शेड्यूल 2 जो होगा उसमें वो लिस्ट बनी होती है, ऐसे करके लिखा क्या होता है, शेड्यूल 2 लिखा होता है। तो वहां पे एसबीआई हो गया, इस तरह अलग अलग बैंक लिखे होते हैं। तो कह रहा है कि वो बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 में शेड्यूल 2 में लिस्ट है, उन्हें बोला जाता है शेड्यूल्ड बैंक। क्लियर हो गया ना, उस एक्ट में लिस्ट में नाम रखोगा। अब उसके फायदे क्या होते हैं और काम क्या होता है, पहला चीज जो पेड अप कैपिटल और रेज फंड मस्ट बी एटलीस्ट 5 लाख रुपया। अब उस समय की बात है, 1934 की बात है, तो कहा था कि अगर कोई भी बैंक शेड्यूल्ड बैंक होगा वो तभी हो पाएगा जो लगभग 5 लाख रुपए तक जमा करते। अब तो खैर बड़ा हो गया है, 1934 में 5 लाख बड़ा कीमत हुआ करता था, अब तो शायद करोड़ों में हो गया, 500 करोड़ 1000 करोड़ की बात हो गई है। तो कोई भी बैंक अगर उसको शेड्यूल्ड बैंक बनना पड़ेगा तो लगभग 5 लाख रुपए तो जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद उसको लायबल होगा वो लो इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई से मिलने के लिए, क्या लिखा है, लायबल फॉर लो इंटरेस्ट लोन्स फ्रॉम द आरबीआई, कि शेड्यूल्ड बैंक अगर कोई शेड्यूल्ड बैंक बनता है तो आरबीआई से भी लोन ले सकता है। हमने पढ़ा ना रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यहां पर आ गया। रेपो रेट का मतलब क्या है कि अगर बैंक को जरूरत पड़ रही है कुछ समय के लिए तो आरबीआई से पैसा ले ले, तो शेड्यूल्ड बैंक आरबीआई से पैसा ले सकता है, क्योंकि आरबीआई से सस्ता पड़ेगा, 5% पड़ेगा, 6% पड़ेगा, बाहर से लेगा 10% पड़ेगा। तो अगर बैंक को सस्ता पड़ा तो वो शेड्यूल्ड बैंक को लो इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई दे सकता है, ये फायदा है।
ठीक है, लेकिन नुकसान क्या है कि कैश रिजर्व रेशियो जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। क्या? CRR। वैसे नॉन शेड्यूल्ड बैंक को रखना पड़ता है, CRR रखना पड़ता है। अब CRR क्या होता है? बैंक कोई खुला, लेट सपोज 100 रुपए का उसके पास कैपिटल पैसा है, 100 रुपए से स्टार्ट किया, उसने बोला कि मेरे पास 100 रुपए है, मुझे बैंक खोलना है। अब ये जो बैंक 100 रुपए है उसमें कुछ पैसा वो रिजर्व रखना पड़ता है, कैश रिजर्व रेशो, कि भाई जैसे आजकल की हाल फिलहाल की बात करते हैं तो लगभग 4% है जो हमें CRR रखना पड़ता है। एक जमाने में ये ज्यादा था, 15% 20% था। इसका मतलब क्या है? मान लो बैंक भाग गया, तो अगर बैंक भाग गया, डिफॉल्टर हो गया, तो जो ग्राहक होंगे उनको कुछ पैसा कुछ तो रिटर्न कर पाए, तो लगभग एक कुछ पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा कि ये जो पैसा है ये आपके पास हमेशा रहना चाहिए, ये RBI के पास रहेगा। आपका पैसा जो है, जितना कैपिटल आप लेके चले हो उसका 4% रहेगा, इसको आप लोन के रूप में नहीं दे सकते। अगर आप भाग जाते हो, डिफॉल्ट हो जाते हो, तो इस पैसे का इस्तेमाल कर सके, मतलब पब्लिक को पैसा देने के लिए। क्योंकि मोदी जी ने क्या कहा है कि 5 लाख रुपए तक का अगर आपका जो बैंक डिफॉल्ट करता है, सवाल आएगा देखो ये कि 5 लाख रुपए तक का पैसा आपका जो है वो वापस किया जाएगा। अब 10 लाख रुपए का अगर बैंक में जमा है और बैंक भाग जाता है तो कम से कम 5 लाख रुपए तो आपको मिल जाएंगे, आपके 100% मिल जाएंगे आपके। ठीक है, वो पैसा कहां से आएगा? वो या तो यहां से आएगा CRR से, या सरकार देगी। तो प्रोटेक्शन है ये। तो अगर आप शेड्यूल बैंक बन रहे हो, आपको RBI से सस्ता मिल रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन आपको CRR भी मेंटेन करना पड़ेगा, वो सबको करना पड़ता है इसके अंदर। क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा समझ में आ रहा है बैंक? ठीक है ना? क्वेश्चंस आएंगे, इसको चाहे करंट अफेयर समझ लो, चाहे तुम इसको GS समझ लो। ठीक है, अच्छा, नॉन शेड्यूल बैंक क्या होते हैं? नॉन शेड्यूल बैंक वो होते हैं जो कि RBI से रेगुलेशन में नहीं आते, दे डू नॉट अडहेयर टू द RBI रेगुलेशंस। ठीक है, अच्छा, इनका क्या है? ये नॉट मेंशन्ड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट 1934, मेंशन ही नहीं होती इसमें लिस्ट में होते ही नहीं है लोग। ठीक है, क्योंकि इनको, अच्छा, जब मेंशन नहीं होते हैं तो देयरफॉर डीम्ड इनकैपेबल ऑफ सर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द डिपॉजिटेड इंटरेस्ट। मतलब कि रिस्क है भैया। आप इन बैंकों में, चूंकि इनको तो हमें अलाउ तो कर दिया है, क्योंकि हमें बहुत सारा ट्रांजैक्शन चाहिए दुनिया में, हर संभव नहीं है सारे बैंक जो शेड्यूल्ड बैंक के वही सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। तो हमने कई तरह के रास्ते निकाले, जैसे पेमेंट बैंक का रास्ता निकाला, इस तरह नॉन शेड्यूल्ड बैंक का रास्ता निकाला कि भाई चलो तुम भी करो, लेकिन इस तरह के बैंक रिस्की बैंक होंगे। अगर कोई इसमें पैसा लगाएगा तो भाई अपने रिस्क पर लगाए, क्योंकि RBI के अंदर नहीं आ रहे। ठीक है, तो क्या? इनकैपेबल ऑफ सर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है कि हम जो अपना पैसा डाल रहे हैं वो शेड्यूल बैंक में डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, हो गया ये पूरा क्लियर। अब छोटा सा करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता वनडे एग्जाम के हिसाब से आ जाए, पीसीएस में आ जाए। एक सिंधु ताई सपकाल है, थी मतलब सिंधु ताई सपकाल, इनको मदर ऑफ ऑर्फेंस कहा जाता है। अनाथ लोगों के लिए बहुत काम किया उन्होंने। ये अभी इनकी डेथ हुई है, तो कभी पूछ ले आपसे कि सिंधु ताई सपकाल क्या है, तो ये सोशल वर्कर हैं। ये मैथ द फॉलोइंग में सवाल आएगा आपको। ठीक है, और काफी इन्होंने गरीबों के लिए काम किया, काफी काम किया, बहुत फेमस थी। अभी डेथ हुई है इनकी ब्रेन हेमरेज से। ठीक है, याद रखना आपको। ये 2 किताबें डिस्कस करेंगे, कभी कभी किताबों का सवाल आ जाता है। एक आया है ममता बियॉन्ड 2021, जिसको जयंता घोषाल ने लिखा है। तो किताब के राइटर कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक किताब है आपकी ये गांधीज एसेसिन्स द मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे एंड द आइडिया इज हिज आइडिया ऑफ इंडिया। किसने लिखी है? धीरेन्द्र कुमार झा ने। ठीक है, बुक्स के ऊपर कभी सवाल आ जाता है, कभी सोशल वर्क, कभी ये सब मिसलेनियस सवाल होते हैं, मिसलेनियस, वही सवाल मिसलेनियस वाले सवाल नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा। खत्म करने से पहले जो लोग कोर्स करना चाहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ लिख दी है, वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्स के लिए। ऑफलाइन के लिए लखनऊ में क्लासेस चलती हैं, चाहे तो मुझे कॉल कर सकते हैं लखनऊ पे।
भाई कोई समस्या हो, किसी तरह की कोई दिक्कत हो, कुछ गाइडेंस चाहिए, उसके लिए भी आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके टाइम ले सकते हैं, आपसे बात कर ली जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मुझे कहता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।